नमस्कार। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ी बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा है ना, फ्रांस में कुछ हुआ और उसको लेके पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हल्ला मच रहा है, तो उस पर जरा बात चर्चा कर लीजिए। पहले तो समझ लीजिए कि फ्रांस का क्या है। फ्रांस यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है जर्मनी के बाद। उसकी कुल आबादी करीब 67 मिलियन, मतलब 6 करोड़ 70 लाख है। और फ्रांस के बारे में एक और अद्भुत चीज यह है कि फ्रांस में फॉरेन टूरिस्ट बहुत जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी सभ्यता, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर का एक तरह से दुनिया की कैपिटल माना जाता है। वहां पे अपनी पॉपुलेशन 6.7 करोड़, टोटल जो टूरिस्ट 2018 में आए थे वो 8.9 करोड़, 8 करोड़ 90 लाख लोग आए थे। और वहां के जो मूल वहां के जो धर्म प्रैक्टिस करते हैं, करीब 80% वहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। और वो भी एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन देखिए, सेकुलर की परिभाषा भी हर कंट्री अपने हिसाब से करता है। हिंदुस्तान में हम लोग सेकुलर कंट्री हैं। हमारे यहाँ इजाज़त यह है कि आप जैसे अपना धर्म को, जैसे आप इबादत करना चाहें, जैसे आप अपने धर्म की पूजा करना चाहें, उस तरह से आप अपनी वर्शिप के लिए फ्री हैं। फ्रांस में थोड़ा फर्क है। फ्रांस में वो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन को थोड़ा मतलब वो उसको बहुत बढ़ावा नहीं देता है, उस पर थोड़ा रोक लगाने की कोशिश करता है। जैसे वहां पे हिजाब पे रोक लगती है, तो केवल ये नहीं कि मुसलमानों के ऊपर रोक लग रही, क्योंकि वहां की आबादी मुसलमानों की करीब 9% है, करीब करीब 5 मिलियन। 5 मतलब मिलियन मतलब करीब करीब 50 लाख। तो जब वो हिजाब मतलब हिजाब पे रोक लगाता है, तो साथ में उनके यहाँ जो क्रिश्चियंस का होली क्रॉस है उसके पे भी रोक है। तो वो उनका सेकुलरिज्म यह है कि वो सेकुलरिज्म के डिस्प्ले को थोड़ा अलग करते हैं, और रिलीजन का और स्टेट का और गवर्नमेंट के फर्क को अलग अलग करते हैं। वो उसको उस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। अब ये क्या शुरू हुआ था और क्या हुआ था, वो जरा समझ लीजिए कि ये इवेंट ये था क्या, व्हाट वाज दिस इवेंट। आपको फिर याद दिला दें, एक फ्रांस की एक मैगजीन है चार्ली हेब्डो। चार्ली हेब्डो जो बेसिकली है वहाँ की कार्टून छापती है, व्यंग छापती है, कुछ इस तरह की है। उसने 2015 में जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जो इस्लाम धर्म वालों के लिए सबसे पूजनीय हैं, उनका एक कार्टून छाप दिया था। और उस कार्टून में जो कुछ पगड़ी थी वो इस तरह की थी कि जिसको बम के शेप का कर दिया था। और वो अटैक, वो इट वॉज इन बैड टेस्ट। और वो अटैक केवल मोहम्मद साहबी के ऊपर नहीं, वो पूरे इस्लाम के ऊपर एक तरह से था कि भाई ये लोग मतलब ये बम दिखा के उसको कहीं टेररिज्म से रिलेट किया गया था। उस समय बड़ा हल्ला मचा था, वो आप सब लोग जानते ही हैं। अभी क्या हुआ कि 5 साल बाद 22 सितंबर को इस मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। अच्छा, इस बीच क्या हुआ था, ये चार्ली हेब्डो जो मैगजीन है, ये चार्ली हेब्डो मैगजीन जो अपना पुराना हेडक्वार्टर था वहां से चली गई, और अब ये एक अनडिस्क्लोज सीक्रेट लोकेशन से ऑपरेट करती है, क्योंकि उसको थोड़ा उसके ऊपर दबाव है, उस तरह का प्रेशर है। तो ये 22 सितंबर 2020 में उस पुराने मुकदमे शुरू हुए। अब इसी के साथ साथ कुछ लोग फिर आके वहां जो इस्लाम धर्म को मान रहे हैं, उन्होंने फिर उनके पुरानी बिल्डिंग के सामने प्रदर्शन किया। लेकिन इस बीच में एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ जिससे एक मेजर चीजें ट्रिगर हो गई। वो इंसिडेंट ये हुआ कि 16 अक्टूबर को सैमुअल पेटी नाम के एक जो टीचर थे, वो 12-14 साल के अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाते समय उन्होंने कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इस तरह की बातें करते करते उन्होंने उसी कार्टून को फिर इन लोगों को दिखाया। और ये 16 अक्टूबर से पहले दिखाया था, लेकिन 16 अक्टूबर को उन्हीं को एक चेचनिया से आए हुए एक जो रिफ्यूजी थे, अब्दुल्ला नाम का एक 18 साल का बच्चा था, उसने उनकी हत्या कर दी। वो इतना उसको गुस्सा आया इस बात से कि वो मोहम्मद साहब को इन पुअर टेस्ट दिखा रहा है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा ये भी चीज़ समझने वाली है कि इस्लाम धर्म में बुत परस्ती या फोटो या इस तरह की चीज़ें बैन है। मतलब बैन इन द सेंस कि उनके यहाँ ये धर्म के अगेंस्ट माना जाता है कि अगर आप अपने मतलब किसी भी चीज का इस तरह का चिन्ह या उसका उपयोग करें, ये उनकी आस्था है, उनका मामला है। तो अब्दुल्ला जो चेचनिया से आया था, जो 5-6 वर्ष की आयु में उसके माँ बाप फ्रांस आके बस गए थे, और मानी हुई बात है कि रोजी रोटी की तलाश में ही आए होंगे, उसने इन सैमुअल पेटी की हत्या कर दी। अब इसका रिएक्शन शुरू हुआ, वहां फिर आना जाना शुरू हुआ।
मतलब दोनों तरफ से आरोप पर प्रत्यारोप लगने लगे। 22 अक्टूबर को जो 2 फ्रेंच महिलाओं ने वहां पे जो 2 अरब महिलाएं थीं उनको चाकू से उनके ऊपर हमला किया। इस बीच क्या हुआ कि 29 अक्टूबर को उनका एक जगह है नाइस, उनका 7वां सबसे बड़ा सिटी है फ्रांस की, वहां पे एक व्यक्ति, एक ट्यूनीशियन, एक 21 साल का लड़का, उसने 3 लोगों की हत्या चर्च में, मतलब जो क्रिश्चियन चर्च है वहां पे जाके उसने 3 लोगों की हत्या कर दी। अब ये सब उसी का रिप्रिकॉशन चल रहा है। अब जरा मैं एक चीज आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि एक टर्म आप बहुत यूज हो रहा है, उसको जान लीजिए कि वो टर्म क्या है। ब्लास्फेमी नाम का एक टर्म हो रहा है, ब्लास्फेमी। नो, ब्लास्फेमी प्राइमरली उसकी अगर मीनिंग देखिए तो ईश्वर की निंदा, या आपका जो भी आपका अल्लाह है, ईश्वर है, क्राइस्ट है, जो भी जिसकी भी आप अपने सुप्रीम वो मानते हैं गॉड, उसके निंदा, उसको क्रिटिसाइज करने को ब्लास्फेमी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, ब्लास्फेमी और हेट स्पीच अलग अलग है। हेट स्पीच में क्या है कि हेट स्पीच में आप एक धर्म विशेष के लोगों को, इंडिविजुअल को या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को आप टारगेट करते हैं कि भाई इस तरह के, इस धर्म के लोग ये काम करते हैं, इस धर्म के लोग ये काम करते हैं, अच्छा बुरा जो भी करें। लेकिन ब्लास्फेमी में वो जो धर्म को टारगेट करते हैं, और उसमें एक चीज और है कि धर्म की जो आपकी ऐसी इबादत की चीजें या जिनके ऊपर आस्था है उनको टारगेट किया जाता है, इंसानों को टारगेट नहीं। इंसानों को जो टारगेट किया तो वो हेट स्पीच है। ब्लास्फेमी को एग्जैक्टली डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरी आस्था किस चीज में, भाई हम लोगों के यहां तो पेड़ पौधे, पत्ती, कुल देवता, कुल देवी, ये सब आस्था की बात है, और अगर इसको भी कोई कह रहा तो ब्लास्फेमी ही होगी। तो ब्लास्फेमी को बहुत ही माइन्यूटली वैसे डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। अब क्या है, जहां जहां पे ब्लास्फेमी का लॉ हुआ है वहां पे देखा गया, अच्छा ब्लास्फेमी के लॉ भी मैं उस पर भी आ रहा हूं, वो हर तरह के, हर देश अपने अपने ढंग से कर रहा है, लेकिन जहां पे ये लॉ ज्यादा हैं उन देशों में कॉम्युनल क्लैशेस, धार्मिक जो विवाद है, दंगा है, वो ज्यादा हुआ है। और एक चीज और देखा गया है ये कि जहां पे ब्लास्फेमी के लॉज हैं वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं उनको ज्यादा तंग किया जाता है। अब जैसा मैंने कहा कि ब्लास्फेमी के अलग अलग कानून अलग अलग देश में, वो अपने हिसाब से हर एक आदमी कानून बनाता है। जैसे भाई आपको समझाने के लिए बता दूं कि एक जमाने में जब अंग्रेज हम लोगों के ऊपर राज करते थे तो वो मोटर व्हीकल एक्ट, वो जैसे ड्राइविंग आप करते समय अगर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ जाए, उसको मर जाए, तो उसकी सजा बहुत कम रखते थे, 6 महीना या कुछ, क्योंकि वो अंग्रेजी चलाते थे। वो रेप एप की सजा बहुत कम थी उनके यहाँ, क्योंकि रेप एप का जिस तरह के जो जघन्य अपराध थे सब अंग्रेज करते थे। उनके यहाँ क्या था, जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो चोरी की सजा बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनको ये था कि भाई हम लोग जो गुलाम थे उन लोग उनके यहाँ भाई नौकरी चाकरी करेंगे, वहां कुछ अगर चुराए तो ये हरदम कंट्री टू कंट्री इसी तरह से ब्लास्फेमी का भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। जैसे अरब देश की बात करें या जो खाड़ी के देश हैं, वहां पे ब्लास्फेमी में अगर आप ईश्वर की इबादत के अगेंस्ट कुछ कह रहे हैं तो फांसी तक की सजा है। इंडिया में सेक्शन 295 में इसका ट्रायल होता है, और यहां पे मैक्सिमम 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों, जैसे भी हो, मतलब 3 साल की सजा यहां। लेकिन कुछ देशों में तो ब्लास्फेमी पे कोई लॉ ही नहीं है, और मतलब जिसको जो मना है वो अपना कह सकता है। और खास करके जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे ब्लास्फेमी पे लॉ नहीं है। अब कुछ लोग का ये भी कहना है कि भाई और ये सारी वो डेवलप कंट्रीज हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि सारी डेवलप कंट्रीज हैं, क्योंकि एक बेसिक चीज हम लोगों के यहां कहा जाता है ना, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। तो जब पेट भरा रहेगा तब ये सब बातें आप करिए। तो इन देश और तरक्की कर गए हैं, तो यहां पे एक तरक्की का मापदंड उन्होंने ये कहा है कि हम धर्म के बातों पे अगर कोई कर रहा है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब फिर से आ जाए हम लोग कि फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस का क्या स्टैंड है। फ्रांस अपने को एक सेकुलर स्टेट मानता है और इस तरह की चीजों से अपने को कहता है कि हमारे यहाँ रिलीजन और गवर्नमेंट 2 अलग अलग चीजें हैं, स्टेट का इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने क्या किया कि जो सैमुअल पैटी थे, जो मैंने बताया ना, उन टीचर की जो हत्या हुई थी, उनको मरणोपरांत पोस्टमसली उनको फ्रांस का एक बड़ा पुरस्कार होता है लीजियन डी ऑनर,
से सम्मानित कर दिया वहां के प्रेसिडेंट ने। तो एक तरह से मतलब उन्होंने अपने प्राण गंवाए और उनको एक बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया। और दूसरा काम यह हुआ कि जो ये कार्टून था, उस कार्टून को जो अभी तक कहीं मैगजीन के कवर पे था और उसकी कंट्रोवर्सी थी, वहां की गवर्नमेंट बिल्डिंग पे बड़े इसके पोस्टर बना के लगा दिए। तो एक तरह से वो सामने सामने इस पे बात का, जो वहां के प्रेसिडेंट है मैक्रोन इसकी बात साफ साफ कर रहे थे कि उनका कहना यह था कि जो फ्रांस की वैल्यूज हैं, जो फ्रांस की राष्ट्रीयता है, हम उसको बचा के रखना चाहते हैं और हमारे यहाँ, हमारे देश में ब्लास्फेमी नहीं है और कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। मैक्रो ने एक और चीज कही, उनका ये कहना था कि जो वो एक टर्म यूज करना शुरू किया उन्होंने, इस्लामिक सेपरेटिज्म। उन्होंने इस्लामिक सेपरेटिज्म टर्म को कहा है कि हम इसके अगेंस्ट अब लड़ेंगे। और उनका ये कहना है कि जो फ्रांस में जो मुसलमान रहते हैं उनको इंटीग्रेट करने की हम काम करेंगे, उनको अपने में समायोजित, मतलब धर्म तो उनका रहेगा ही, वो तो सेकुलर कंट्री है, लेकिन वो कैसे ज्यादा फ्रांस के प्रति उनके वो उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने दो तीन चीजें फ्रांस की सरकार ने तुरंत की। उन्होंने एक काम तो ये किया, उन्होंने कहा कि जो बाहर फॉरेन ट्रेंड विदेश में पढ़ के जो इमाम आके यहां शिक्षा दे रहे हैं उस पर उन्होंने रोक लगा दी है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो एग्जिस्टिंग इमाम भी हैं जो इस तरह की धार्मिक शिक्षा देते हैं, उनका एक सर्टिफिकेशन की बात अब वो कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज और बड़ी ये कही है कि 1905 का उनका रिफॉर्म है, जो उसको वो फिर से लाके उसमें कुछ कुछ रिफॉर्मिस्ट चीजें डाल रहे हैं, जैसे वो रिलीजन को गवर्नमेंट से सेपरेट करता है, इत्यादि इत्यादि। देखिए ये चीजें कुछ ब्लास्फेमी कुछ समझने के लिए इसलिए जरूरी होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है किसी धर्म में कुछ कुछ कमियां आ जाएं। जैसे हिंदुस्तान में राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा के अगेंस्ट तो उठाया था वो, तो वो भी एक तरह से अगर आज की तारीख होती तो ब्लास्फेमी थी, क्योंकि धर्म में कहीं माना जाता था कि भाई पति के साथ साथ पत्नी भी सती हो जाए, तो उसके अगेंस्ट जब उन्होंने आवाज उठाई थी तो ब्लास्फेमी थी। तो ये कोई स्टैटिक, ये इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डिफाइन। अच्छा, फ्रांस में क्या है, फ्रांस में जो ब्लास्फेमी करता है उसको एक तरह से स्टेट का प्रोटेक्शन रहता है, और वो ये प्रोटेक्शन करते हैं राइट ऑफ एक्सप्रेशन और राइट ऑफ स्पीच के तहत। अब इसका तो ये पक्ष हो गया फ्रांस का। अब एक इसका दूसरा पक्ष है जो ये कह रहा है कि भाई जो मैक्रो हैं ये कुछ इसमें गलत कर रहे हैं, और गलत ये कर रहे हैं कि इसकी एक एक्सट्रीम में जा रहे हैं। भाई उसकी जो बिल्डिंग्स हैं उस पर उनकी उस कार्टून की फोटो लगा रहे हैं जिसको देख के लोग बहुत आंदोलित हो रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। और इनके विरोध में जो काफी इस्लामिक देश खड़े हो गए हैं, काफी देश हुए हैं, और उनके जो लीडर के रूप में उभर के आए हैं वो जो टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगन जी जो हैं, ये वही हैं जिनको याद दिला दें अभी जुलाई महीने में हागिया सोफिया जो एक वहां का पुराना चर्च था, फिर वो मस्जिद हो गया, उसके बाद उसको म्यूजियम बना दिया गया था 1934 में, और अभी उसको उस पुराने चर्च को, और जो अभी म्यूजियम के तौर पे था करीब 80 साल से, उसको इन जो नए प्रेसिडेंट साहब हैं टर्की के अर्दोगन जी, उन्होंने उसको फिर से मस्जिद में रिकन्वर्ट किया और वहां पे जाके नमाज भी पढ़ने लगे हैं। तो मैक्रो का विरोध करने की लीडरशिप एक तरह से वो अपने हाथ में ले लिए हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये मैक्रो का एक एंटी इस्लामिक एजेंडा चला रहे हैं। इस पे कुछ बातें कभी डिटेल में करेंगे, क्योंकि बेसिकली देखिएगा कहीं ना कहीं अंडर करंट ये ऑयल का भी झगड़ा भी है। वो अरब देश का ऑयल, मतलब ये ऑयल भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, लेकिन अभी समय नहीं है। एक और चीज जान लीजिए, अभी आपको ये लग रहा होगा कि इंडिया का स्टैंड हुआ ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसमें मैक्रो के साथ वो खड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि हम मैक्रो भाई उस देश के साथ खड़े हैं। दो चीजें जल्दी से समझ लीजिए। कुछ लोगों को यह लगा है कि शायद मोदी जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक जनरल कंसेप्ट यह है कि शायद एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं मैक्रो, इसलिए है। मेरे हिसाब से यह कारण नहीं है, कारण कुछ दूसरा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जब कश्मीर इशू है वहां पे हमारे साथ फ्रांस ठीक से नहीं खड़ा है, वो ठीक से बैकिंग नहीं कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि फ्रांस को जिस तरह से बैकिंग हमें चाहिए, लेकिन एक चीज याद रखिए कि फ्रांस आज एक हमारा बहुत मित्र देश है, और ये वैसा मित्र देश है जब हिंदुस्तान के लिए एक मुश्किल टाइम आया था 1998 में, जब हमने पोखरण 2 किया था, तो वो जो ग्रुप ऑफ 5 था
वो जो 5 देश जिनके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स थे, उसमें से 4 आपके अगेंस्ट खड़े हो रहे थे, केवल फ्रांस आपके साथ खड़ा था। तो जब हमारे मुश्किल टाइम में अगर वो खड़ा था, उसके कारण जो भी रहे हो, आज जो न्यूक्लियर, ऐसे कहिए तो न्यूक्लियर वेपन होना ही नहीं चाहिए या होना चाहिए, लेकिन आज अगर वो फ्रांस एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का सपोर्ट शायद इस कारण हुआ है, शायद कि एक तरह से वो पे बैक कर रहे हैं 99, और एक उनकी फॉरेन पॉलिसी में वो एक बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को अपना दोस्त बना के रखना चाहते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। मैं इसको खत्म करने से पहले मेरा क्या व्यू है वो है, इसमें एक डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में एक भाषण दिया था, छात्रों को संबोधित कर रहे थे या युवकों को कर रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा था रिलीजन इज फॉर मैन, मैन इज नॉट फॉर रिलीजन। और फिर उन्होंने कहा था कि जो रिलीजन आपको प्रोटेक्शन कैसे कन्वर्ट करो, वो एक लंबा भाषण है, आप कहीं भी गूगल करेंगे मिल जाएंगे। लेकिन और मैं भी इससे इत्तेफाक रख रहा हूं कि रिलीजन इज फॉर मैन, मैन इज नॉट फॉर रिलीजन। और साथ में ये भी एक मेरे हिसाब से कि भाई आप जिस देश में रहते हैं, लॉ ऑफ द लैंड तो वहीं का मानना होगा, क्योंकि अगर इस देश में ब्लास्फेमी में 3 साल की सजा है और अगर कोई ये करता है तो उसको 3 ही साल की सजा होगी। मेरा, आपका या किसी का हक ये नहीं है कि ये कहे कि नहीं अगर ये ब्लास्फेमी कर रहा है या इस ईश्वर को कह रहा है या उस भगवान को कह रहा है तो इसकी गर्दन काट दो। ये मेरे ख्याल में उचित चीज नहीं होगी। जिस देश का जो कानून है उसी हिसाब से वो देश को चलना चाहिए और वो उस कानून का राज होना चाहिए। ऐसे लॉ ऑफ द लैंड मस्ट प्रिवेल। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।